जी, इंट्रोडक्शन टू इन्वेस्टमेंट अप्रेजल या इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट अप्रेजल, आपके लेवल पे ये वर्ड यूज़ करना इसलिए रेलेवेंट है कि ज़ाहिर है आपको इसे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ताकि आप बड़े हो के BFT पे जब जाएंगे तो वहाँ पे आप इसको प्रॉपरली डिटेल में पढ़ लें। लेकिन आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, जिस लेवल का ये आपसे डिस्कस करता है और टेस्ट करता है, ये इंट्रोडक्शन नहीं है, ठीक है। ये अच्छा सवाल होता है। और अगर हम थोड़ी सी नज़रसानी करें उन टाइम वैल्यू ऑफ मनी के सवालों पे, जब ये कैफ 8 में टेस्ट होता था तो वो तो कमाल ही हो जाती थी। 20-20 नंबर का, एक में तो 25 नंबर का भी भाई साहब ने टेस्ट किया हो, मतलब औकातों बार। तो अगेन इन अदर वर्ड्स बेसिक उसूल वही है हमारा। पहले दिन से ही बेटा कॉन्सेप्ट पे फोकस है। हमने जिस चीज़ पे फोकस करना है वो क्या है? कॉन्सेप्ट। वो चाहे 25 का टेस्ट कर ले, वो 30 का कर ले, वो 10 का, वो 15 का टेस्ट कर ले, कोई इशू नहीं है। जी सर, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, जैसा कि नाम जाहिर कर रहा है, हम किसको अप्रेज कर रहे हैं? पिछले दिनों बात हुई थी ना, अप्रेजल क्या है? इवेल्युएशन। किसको इवेल्युएट कर रहे हैं बेटा? इन्वेस्टमेंट को। इन्वेस्टमेंट होते ही नाम से ही समझ आ जाती है कि एक तो होता है ना कॉस्ट। कॉस्ट तो कोई छोटी सी भी चीज़ हो सकती है, इन्वेस्टमेंट बड़ी कॉस्ट को कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स इसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स यू आर ट्राइंग टू इवेल्युएट कि क्या हम इस बड़े बिजनेस या इस बड़ी इन्वेस्टमेंट को करें, क्या ये फाइनेंशियली फिजिबल है या नहीं। In other words, it's what long-term decision making. You are going to evaluate a long-term project that whether you should pursue this particular project or not. क्या हम आज इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें क्योंकि इससे फ्यूचर में क्या बेटा रिसीव होने हैं? नेट कैश इनफ्लोज। अब थोड़ा सा ना इसको अकाउंटिंग की बजाय कैश फ्लोज की ज़बान में बात करनी है। रेलेवेंट कॉस्टिंग पढ़ चुके हो। डिसीजन मेकिंग की ग्राउंड्स में क्या है बेटा? रेलेवेंट कॉस्टिंग। रेलेवेंट कॉस्टिंग किसकी बात करता है? कैश फ्लोज की, ठीक है। तो वैसे अपने जहन में रखने के लिए आप कह सकते हो कि आज आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट की और फ्यूचर में इससे कुछ प्रॉफिट्स रिसीव होने हैं, लेकिन तुम जानते हो प्रॉफिट्स और ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में फ़र्क है। तो बहरहाल शुरू में इन्वेस्टमेंट की और फ्यूचर में ओवर द ईयर्स नेट कैश इनफ्लोज ऑपरेटिंग रिसीव हुए, और हम एवेल्युएट करना चाहेंगे कि क्या हम इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं या ना जाएं। अच्छा, हम ना कुछ बिजनेसेस की बात करते हैं कि हर बिजनेस को अगर आप देखो तो इसी तरह से मामला है। जैसे मैंने अभी एक मिसाल दी थी पिज़्ज़ा आउटलेट की। अगर देखो पिज़्ज़ा आउटलेट की हम मिसाल लें तो उसमें क्या होगा? जब मैं शुरू करूंगा तो क्या शुरू में मुझे कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी बेटा? अगर फॉर एग्जांपल चलो मैं कहता हूं मैंने लैंड भी खरीदनी है तो लैंड का कैपिटल कॉस्ट बियर करना पड़ेगा प्रोजेक्ट के शुरू में। फिर मैंने एक पूरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर नहीं खड़ा करना जो कि पिज़्ज़ा आउटलेट का होता है, उसकी इन्वेस्टमेंट होगी। फिर उसके अंदर फर्नीचर है, अगर मैंने डाइन इन की ऑप्शन अवेलेबल करनी है। फिर जो पिज़्ज़ा जो बनाना है, ठीक है, वो हाथों से थोड़ी बनना है वो जाहिर है मशीनों में रखा जाता है, वहाँ पे बेक होता है और फिर सारा मामला। तो मशीनरी की इंस्टॉलेशन है, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, पाइपिंग, सो अजाब होते हैं। सो शुरू में क्या करना पड़ेगा? कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ताकि अब फ्यूचर में क्या होगा, एक बिजनेस ने जब चलना है तो फ्यूचर में आप उसके अंदर कोई चीज़ जो प्रोडक्ट आप बनाना चाह रहे हो, जैसे पिज़्ज़ा है, आप पिज़्ज़ाज मैन्युफैक्चर करोगे और उसको बेच के सेल रेवेन्यू अर्न करेंगे। सो हर साल में क्या होगा? सेल रेवेन्यू माइनस द ऑपरेटिंग कॉस्ट एसोसिएटेड विद preparing those pizzas and selling them। यानी in other words वही पुराने कॉन्सेप्ट, सेल रेवेन्यू में से सारे के सारे ऑपरेशनल खर्चे कौन से होते हैं? वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। तो क्या ये नेट ऑपरेशनल कैश फ्लोज नहीं है? हर साल रिसीव होंगे। और मैं कहता हूं लेट्स अज्यूम कि हमारा प्रोजेक्ट हमने सोचा हुआ है कि 7 साल के लिए पिज़्ज़ा आउटलेट चलाना है, तो 7वें साल के एंड पे जो जो एसेट रिकवर हो सकेगा उसको बेच के डिस्पोजल वैल्यू रिसीव कर लेंगे। आप और मिसाल ले लें, आप पेट्रोल स्टेशन की मिसाल ले लें। अगर आपने वो ओपन करना है, बिल्कुल वही मामला करना पड़ेगा। शुरू में क्या करनी पड़ेगी? कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मुझे एक जगह का इंतजाम करना पड़ेगा, अगर तो अपनी है 100 बिस्मिल्लाह, अच्छा मिटा दिया मैंने, मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड को आउटफ्लो ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक। फिर उसके बाद जो एक पेट्रोल स्टेशन है उसकी तो वो जो ग्राउंड होती है उस पर टफ टाइल्स लगी होती हैं, वो लगाना। फिर वो जो एक पूरा टी का स्ट्रक्चर होता है खड़ा करना। फिर उसके अलावा जो आपके टक शॉप्स होते हैं और जो एमिनिटीज साथ साथ अटैच्ड होती हैं, टायर शॉप है और 100 चीज़ें होती हैं, यानी पूरा स्ट्रक्चर रेडी करना, ठीक है। तो ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़नी है। सो सारी इलेक्ट्रिसिटी की अरेंजमेंट ये सारी हो गई। और उसके बाद इन द फ्यूचर क्या प्लान होता है कि पेट्रोल परचेज करेंगे और आगे इसको सेल करके सेल रेवेन्यू हासिल करेंगे। यानी कि इन द फ्यूचर क्या होना है? अगेन नेट ऑपरेशनल कैश इनफ्लोज रिसीव होने हैं। सेल रेवेन्यू माइनस ऑल द ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट में इसमें क्या क्या शामिल होगा? पेट्रोल की परचेज प्राइस, क्योंकि ट्रेडिंग का काम है, ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ठीक है ना। और बेशुमार बिजनेसेस की मिसाल ले सकते हो आप। कभी भी एक तरह के बिजनेस पे स्टकअप नहीं कर सकते अपने आप को। मैन्युफैक्चरिंग का जो बिजनेस है वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करेगा, जो ट्रेडर है वो भी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करेगा, जो
सर्विस कंसर्न है सर, वो भी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करेगा। या आपका जो इदारा है, जो राइज है, ये भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, इसकी भी फिजिबिलिटी प्रिपेयर की जा सकती है। ठीक है, तो वहीं पेट्रोल पे वापस आते हैं। और इसके अलावा ऑपरेशनल खर्चों में क्या शामिल होगा, जो वहाँ पे स्टाफ है उनकी सैलरीज, क्योंकि फिक्स खर्चे भी तो लेने हैं ना। फिर इसके अलावा यूटिलिटीज़ के खर्चे, सारे खर्चे करके तो नेट ऑपरेशनल कैश इनफ्लोज रिसीव होंगे। ठीक है, यूटिलिटी स्टोर की बात कर लेते हैं। यूटिलिटी स्टोर भी ऐसे ही है, ट्रेडिंग का काम है सर। शुरू में आपने पूरा यूटिलिटी स्टोर का एक सेटअप जो है वो क्रिएट करना है, कैपिटल आउटफ्लो करना पड़ेगा, अंदर फर्नीचर लगाना है, रैक्स लगाने हैं, काउंटर लगाना है, सारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, एसी इंस्टॉल करने हैं, एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगाना है, कैपिटल कॉस्ट हो गई। उसके बाद हर साल क्या प्लान है कि सर सारी कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स खरीदी जाए और उसको आगे बेचा जाए। फ्यूचर में नेट ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज और एक सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स के लिए ये प्रोजेक्ट होगा। सो इन अदर वर्ड्स, अगर हम इसको समेटें तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में होता क्या है, इसके 3 की फीचर्स होते हैं हर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के लिए। कि शुरू में बेटा क्या होता है, कैपिटल कॉस्ट बियर की जाती है बतौर आउटफ्लो, परफेक्ट। और फिर उसके बाद नेट ऑपरेशनल कैश इनफ्लोज ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, 100 साल का है, 8 साल का है, जितने भी सालों का है, पहले साल में नेट ऑपरेशनल कैश इनफ्लो रिसीव होंगे, दूसरे में, तीसरे में, सो ऑन। और एंड ऑफ द प्रोजेक्ट डिस्पोजल प्रोसीड्स रिसीव हो जाएंगी, जो भी एसेट मेरा रिलीज होता है। और इसको ना टेक्निकल जबान में रिटर्न फेज ऑफ द प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। यानी कि जब एसेट रिटर्न हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, तो मैं उनको डिस्पोज ऑफ कर लेता हूँ। यानी मैं अगर मिसाल ले लूँ कि मेरे पास ये 5 साल का प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे बेटा क्या प्लेस होगा, कैपिटल कॉस्ट। जो अभी बच्चा पूछ रहा था सीसी क्या है, कैपिटल कॉस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउटफ्लो। लेट्स अज्यूम कि मेरा ये प्रोजेक्ट है, तो उसका 1 मिलियन का कैपिटल आउटफ्लो यहाँ पे है। और फिर हर साल 5 साल मैं इस बिजनेस से जो भी नेट ऑपरेशनल कैश इनफ्लोज रिसीव करूंगा वो यहाँ पे प्लेस्ड होंगे। वो फॉर एग्जांपल कैसे कैसे हैं जी, 1 लाख तुमने पहले साल में अर्न कर लिया, 3 लाख नेक्स्ट ईयर में अर्न कर लिया, इसी तरह से फॉर एग्जांपल 6 लाख यहाँ पे है, 9 लाख यहाँ पे है, इसी तरह से फॉर एग्जांपल 5 लाख यहाँ पे है। ये इनफ्लोज है। और ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है कि आउटफ्लोज को माइनस दिखाया जाता है, इनफ्लोज को पॉजिटिव दिखाया जाता है। और जब 5 साल खत्म हो गए तो इसके एंड पे एक क्या चीज रिसीव होगी बेटा, डिस्पोजल प्रोसीड्स। वो भी कहाँ पे प्लेस होगी, यहाँ पे। लेट्स अज्यूम कि 1 मिलियन का एसेट एंड पे जब डिस्पोज करेंगे तो वो 100K का है डिस्पोजल प्रोसीड्स। सो दैट्स हाउ यू विल बी प्लेसिंग योर कैश फ्लोज ओवर द लाइफ स्पैन ऑफ अ प्रोजेक्ट। और अप्रेज क्या करना है, ये देखो, इसी चीज को मैंने यहाँ पे एक सैंपल स्ट्रक्चर के तौर पे शो किया है। अगेन इट्स अ सैंपल स्ट्रक्चर, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही स्ट्रक्चर फॉलो होना है। अभी तो हमने सवाल ही नहीं शुरू किया ना, अभी तो हम बेसिक से शुरू करेंगे। तो देखो, ये मैंने खैर 5 साल की टाइमलाइन बनाई है। ये 3 इयर्स का एग्जाम्पल है कि शुरू में देखो, बल्कि अगर हम ऑपरेशन से शुरू करें तो सेल रेवेन्यू सबसे पहले, बिल्कुल जैसे हम एक इनकम स्टेटमेंट स्टाइल की चीज करते हैं। सेल रेवेन्यू माइनस ऑल द वेरिएबल कॉस्ट, एंड यू नो कि इट इंक्लूड्स व्हाट, मटेरियल, लेबर, कुछ वेरिएबल ओवरहेड्स प्रोडक्शन के, और कुछ वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन खर्चे भी हो सकते हैं। मैंने वो नहीं लिखे, आपको पता है, पुराना नॉलेज है। ठीक है, इसमें से फिर मजीद कुछ फिक्स्ड खर्चे। और कौन से फिक्स खर्चे लेने हैं, एलोकेटेड अब्सॉर्ब्ड नहीं, स्पेसिफिकली एट्रीब्यूटेबल। ग्रास रूट लेवल में कौन बैठा हुआ है, रेलेवेंट कॉस्टिंग। और वेरिएबल कॉस्ट तो होती बेटा क्या है, रेलेवेंट, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो फिक्स कॉस्ट हमेशा स्पेसिफिकली एट्रीब्यूटेबल ही ली जाती है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट क्या रिसीव हो गए, नेट ऑपरेशनल। तो देखो, मैंने कहा ये 3 साल का प्रोजेक्ट था, तो 3 सालों से ये नेट ऑपरेशनल कैश फ्लोज रिसीव हुए। तो पहला सेक्शन होता है जो ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का फॉर्मेट है। जो पहला सेक्शन होता है वो नेट ऑपरेशनल कैश फ्लो की कैलकुलेशन को परटेन करता है। उसके बाद जो कैपिटल आइटम्स हैं उसको प्लेस किया जाता है। तो ये देखो, मैंने ये क्या लिखा है, कैपिटल कॉस्ट स्लैश डिस्पोजल वैल्यू। शुरू में देखो, टाइमलाइन को देखो, 0 के ऊपर मैंने क्या प्लेस किया है, कैपिटल कॉस्ट, और एंड पे इसी के बाद में क्या रिसीव हो गया बेटा, डिस्पोजल प्रोसीड्स। अब मैंने इवेल्युएट पता क्या करना है कि इस प्रोजेक्ट पे मेरा जो खर्चा हुआ है, क्या ये खर्चा इन नेट बेनिफिट से ज्यादा है या कम है, यही करना ना। एक नॉर्मल सेंस, नॉर्मल लॉजिक यही कहती है, क्योंकि बेस क्या है, सारे फैसले किस बेस पे होते हैं, कॉस्ट एंड benefit analysis. These benefits will be compared, these benefits of 3 years, these will be compared with the cost that you have incurred initially. ठीक है, ये भी कंसिडर किया जाएगा, है छोटा सा होता है, लेकिन अगेन मेन कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। और मैं फिर क्या फैसला करूंगा, अगर तो प्रोजेक्ट से जनरेट होने वाले नेट बेनिफिट्स दे आउटवे, दे आर मोर देन दैट ऑफ द कैपिटल कॉस्ट दैट इज इनकर्ड इन द प्रोजेक्ट, आई विल गो फॉर अ प्रोजेक्ट, एंड वाइस वर्सा केस में आई विल रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। लेकिन एक मसला है, क्या मसला है, क्या मैं वैल्यूएट नहीं कर सकता, क्या कर सकता हूं,
इसको इसी स्टाइल में जैसे मैंने आपको बताया, ये बेनिफिट्स रिसीव हो गए 3 सालों में और ये कैपिटल कॉस्ट शुरू में इनकर हो गई, कंपेयर कर लें, फैसला कर लें। टाइमलाइन, सर टाइमलाइन में फर्क है। ये जो पहला साल का कैश फ्लो है इसमें 1 साल का इंटरेस्ट का फैक्टर, इसमें 2 साल का, इसमें 3 साल का, ये अपनी सीनियरिटी में डिफरेंट लेवल पे, इन सब को टाइमलाइन में एक पॉइंट इन टाइम पे आना पड़ेगा ताकि आप इसको ऐड माइनस कर सको। ये पुराना कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो दैट क्रिएट्स अ नीड ऑफ द फैक्ट कि हम समझें, बल्कि आपके लेवल पे रिफ्रेश करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, ठीक है। चलें आए जरा थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। ये एक मैंने छोटी सी टाइमलाइन बनाई है ताकि हम इसको समझ लें। याद होगा आपको 100 रुपीज टुडे इज नॉट इक्वल टू 100 रुपीज आफ्टर 1 ईयर। क्यों? ये ना कहना ड्यू टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वो तो हम समझ रहे हैं। क्यों नहीं है? इन्फ्लेशन तो एक और एलिमेंट है। अभी कोई वर्ड तूने यूज किया था, नहीं डिस्काउंटिंग तो बेटा उसकी तरफ जाना है हमने। हाँ नहीं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सर हर रिसोर्स की क्या है? अपॉर्चुनिटी। अभी पढ़ के आए हैं कैश की क्या है? अपॉर्चुनिटी। रिसोर्स की जब डेफिनेशन मैंने दी है तो मैंने उसमें एंड पे लिखा तो था कि अब जहन में रखो कैश की भी क्या है बेटा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो एक रिसोर्स है। तो सर ये कैश जो कि 100 रुपया है, अगर मैं इस प्रोजेक्ट में ना इन्वेस्ट करता 1 साल के लिए, तो क्या इसको मैं कहीं और इन्वेस्ट करके रिटर्न नहीं हासिल कर सकता था? आई कुड हैव अर्न्ड द रिटर्न आउट ऑफ इट, लेकिन मैंने वो सेक्रीफाइस किया है। तो मैं आसानी के लिए हमेशा सारी क्लासों में कहा जाता है कि अगर मैं उस आई को 10% अज्यूम कर लूँ तो मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या कि ये 100 रुपए की वैल्यू आफ्टर 1 ईयर क्या होगी? 100 प्लस द इंटरेस्ट फैक्टर ओवर एंड अबव। तो हम फिर कैलकुलेट किया करते हैं किस फॉर्मूले के जरिए से? P इंटू 1 प्लस आई, यानी इन अदर वर्ड्स 100 इंटू 1.1, इट गिव्स यू अ वैल्यू ऑफ 110। सो सर अगर मेरे पैसे की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 10% है तो मेरे लिए 100 रुपया आज से 1 साल बाद कितना होना चाहिए? 110 का। ये एक छोटी सी चीज़ है जो थोड़ी आगे जाके मैं मजीद एक्सप्लेन करूंगा आपको कि इससे आपके जहन में एक चीज़ आनी चाहिए कि हर बंदे की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पैसे की डिफरेंट है कि नहीं? ये तो मैंने कहा है ना कि यार इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% है, यानी 1 साल का इंटरेस्ट रेट। और ये एज्यूम कर लें कि यहाँ अगर मैं इस कैश को इस प्रोजेक्ट में ना लगाता तो मैं एक सेविंग अकाउंट में प्लेस कर लेता और सेविंग अकाउंट 10% दे रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वरना हर बंदे की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 100 रुपये की डिफरेंट है। 100 रुपये तो एक मिसाल है ना, 1 मिलियन कह लो। एक बंदे में कैपेबिलिटी होगी कि 1 मिलियन को 1 साल बाद 50% रिटर्न के साथ 1.5 मिलियन बना दे। एक बंदे में एबिलिटी होगी कि 1 मिलियन को इस तरह यूज करे कि साल बाद वो 2 मिलियन हो जाए। डबल शाह सुना हुआ? मैं हकीकत बता रहा हूँ, दांत ना निकालो, सही बता रहा हूँ। डबल शाह क्या करता था? डबल करता था ना, मतलब कैसे करता था वो मैं बात नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। एक बंदा जो बिजनेसमैन है ना, बिजनेसमैन से जरा जाके कभी इससे सिटिंग करना और डिस्कस करना। वीडियोस भी अब तो आना शुरू हो गई हैं सरमायादारों की कि वो कैसे पैसे को लेके चलते हैं। एक नॉर्मल बंदा इसकी इतनी अप्रोच ही नहीं है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, यार इस पैसे को बैंक में रखवा दो, साल बाद 13% रिटर्न, चलो ये नहीं बढ़ा। लेकिन जो बिजनेसमैन है वो पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट, ऐसी जगह इन्वेस्ट कि जो कि साल बाद वो पैसा डबल तक हो जाता है। लीगली भी होता है, जरा इलीगली होता हो। वैसे बात कर रहा हूँ, आगे चल के मैं इसको छेड़ूंगा। अभी तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बेसिक कॉन्सेप्ट कि भाई अगर मुझे आज एक प्रेजेंट वैल्यू दे दी जाए और मुझे इंटरेस्ट रेट दे दिया जाए गिवन सिचुएशन में, तो मैं आज से 1 साल बाद उसकी वक़्त उसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। किस फार्मूले के जरिए से? फ्यूचर वैल्यू इस फार्मूले के जरिए से, लेकिन ये 1 साल के बाद है। लेकिन अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आफ्टर सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या है, फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 9 ईयर्स, ये चलो मैं अभी 2 ईयर्स की बात करता हूँ, तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा? F2 इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई, दोबारा एक फैक्टर 1 प्लस आई, क्योंकि हम जानते हैं कि इंटरेस्ट कंपाउंडेड ही पढ़ा जाता है। हम जो यहूदियत है उसको बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से फॉलो करते हैं। कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट वहीं से है, कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट। एक है सिंपल इंटरेस्ट, पढ़ा तो है तुमने, एक सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरा क्या है? कंपाउंडेड, सूद दर सूद। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? जिसमें हर दफा हर साल इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे ही अप्लाई होता है। तो कंपाउंडेड इंटरेस्ट क्या कहता है बेटा? अगर सेकंड ईयर में इंटरेस्ट लगाना है तो पहले साल का जो शुरू में प्रिंसिपल लगाया प्लस इंटरेस्ट दैट यू हैव अर्न्ड इन द फर्स्ट ईयर। तो हाँ बिल्कुल, तो इसीलिए इस पूरे फैक्टर के ऊपर अगला फैक्टर अप्लाई हुआ है। सो इन अदर वर्ड्स व्हेन बेसिस आर सेम द पावर्स आर एडेड, सो p into 1 plus i raised power
2। सो अगर मुझे nth ईयर में फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, द फॉर्मूला एज Fn इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई रेज पावर n। दिस इज द फॉर्मूला टू कंप्यूट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनी कैश फ्लो फॉर एनी nth ईयर इन द फ्यूचर। बस चाहिए क्या, आज की प्रेजेंट वैल्यू और इंटरेस्ट रेट और n के कितने सालों बाद फ्यूचर वैल्यू निकालनी। बेटा जरा F3 की वैल्यू बताएं। 10% आज P है 100, 10% के साथ F3 बताओ, यानी कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ 100 आफ्टर 3 years गिवन द इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। और कल से बेटा कैलकुलेटर लेके आइएगा, अगर आज नहीं लाए तो, क्योंकि अब प्रॉपर फुल फ्लैश कैलकुलेशन शुरू हो जाएंगे। 120 133.1 बेटा ये जो आपको फॉर्मूला में ये नजर आ रहा है ना, इधर देखें, ये 1 प्लस आई रेस पावर n, इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग फैक्टर। कंपाउंडिंग फैक्टर, कंपाउंड वर्ड का मतलब पता है किसी को है? जमा कर देना। इसको अगर डिक्शनरी मीनिंग्स में देखें, इसको कहते हैं भर देना किसी चीज को। ये जो कंपाउंडिंग फैक्टर है ना, ये पता क्या करता है, उसको कोई वैल्यू दें तो उसके अंदर उतने सालों का इंटरेस्ट का फैक्टर भर देता है। ये जो 100 वैल्यू है ना, इसका F3 पे जब वैल्यू देखी तो ये कितनी बन गई है, 133.1। इस कंपाउंडिंग फैक्टर ने पता क्या किया है, 3 सालों के इंटरेस्ट का फैक्टर इस 100 रुपए में भर के तो आपको वैल्यू रिटर्न कितनी कर दी है, 133.1, यानी कि 33.1। दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो कि उसने इनकॉर्पोरेट कर दिया है इसके अंदर। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि जब डिस्काउंटिंग फैक्टर की बात करेंगे तो मैं वहां पे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि डिस्काउंटिंग फैक्टर को डिस्काउंटिंग फैक्टर कहते क्यों हैं, क्योंकि आपकी सारी डिस्कशन इसके बाद किसकी है, डिस्काउंटिंग फैक्टर की। तो अच्छा ये बात होगी कंपाउंडिंग की। अच्छा अब हम जरा रिवर्स आते हैं। व्हाट इफ अगर एक 3 साल का टाइमलाइन है और मुझे एक वैल्यू मिलती है फ्यूचर में, मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है जी, एट द एंड ऑफ 3rd ईयर एक वैल्यू है 1000 और मुझे ये बताया जाता है कि इंटरेस्ट रेट या मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स कितनी है, 10%। तो इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करके मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस फ्यूचर वैल्यू, और कहां, T0 के ऊपर, यानी यहां पे किस फॉर्मूले के तहत, इसी को मैं रीअरेंज करने लगा हूं, P इज इक्वल टू F ओवर 1 प्लस आई रेज पावर n। इन अदर वर्ड्स द फ्यूचर वैल्यू इज 1000 and interest rate is 10%, so raise power 3, बताइए 751, यानी कि ये जो फ्यूचर वैल्यू 1000 है, अगर इंटरेस्ट रेट 10% हो तो ये वैल्यू आज के टर्म्स में कितनी बनती है, ₹751। बेटा जो आपका इस फॉर्मूले के अंदर ये जो है ना, इसको अगर मैं अलग करके दिखाऊं, 1 ओवर 1 प्लस आई रेज पावर n, इसको बोलते हैं डिस्काउंट फैक्टर। डिस्काउंट फैक्टर पता क्या करता है, इसको जब भी फ्यूचर की कोई वैल्यू दी जाए तो ये उसमें से उतने सालों के इंटरेस्ट का फैक्टर निकाल के बाहर कर देता है। यानी कि ये जो मुझे वैल्यू मिली थी ना 1000 3rd ईयर के ऊपर, इसमें 3 सालों का इंटरेस्ट का फैक्टर शामिल था। जब मैंने इसको डिस्काउंट किया 3 सालों से, तो इसने क्या किया, 3 सालों का इंटरेस्ट का फैक्टर इसमें से एक्सक्लूड कर दिया और मुझे एक वैल्यू जो कि इंटरेस्ट से पाक और पवित्र थी वो मुझे प्रोवाइड कर दिया, और वो कितनी है, 751। तो जो डिफरेंशियल है 751 और 1000 का, ये बेसिकली इंटरेस्ट का इंपैक्ट था 3 सालों का, जो कि इसने एक्सक्लूड कर दिया। ये मैं किसी वजह से कुछ बेसिक्स पे बात कर रहा हूं, क्योंकि आगे मैंने इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट के साथ इसको रिलेट भी करना है कि डिस्काउंट फैक्टर क्या करता है, एक्सक्लूड करता है किसी चीज को गिवन फिगर में से उतने सालों के लिए जितने सालों का वो कैश फ्लो है, ठीक है। सो ये मेरे पास डिस्काउंट फैक्टर है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपने प्रेजेंट वैल्यू के टेबल्स यूज करना सीखे हैं, या हमें सिर्फ फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला तो पता ही है ना। अच्छा चलो अब हम इससे इंट्रोड्यूस होते हैं कि बेटा ये जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनी फ्यूचर कैश फ्लो है ना, उसको कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं, एक फॉर्मूला से, एक दूसरा तरीका क्या है, पीवी टेबल से, उसको कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू का टेबल।
ये देखें, मैं इसको यहां पर जरा क्लियर करके लिखता हूं। ये देखो, प्रेजेंट वैल्यू का एक तो फॉर्मूला अप्रोच है और वो क्या है, f इंटू 1+i रेज पावर n। मैंने ये भी लिखा हुआ है, मैं इसके बाद जब मैं डिस्कस करूंगा फिर मैं किताब पे जाता हूं। ये फॉर्मूला अप्रोच वर्सेस टेबुलर अप्रोच, जिसको हम कहते हैं यूजिंग पीवी टेबल्स। P is equal to F into discount factor हमने इस किताब में भी प्लेस किया हुआ है। एंड पे अगर आप देखोगे तो आपको प्रेजेंट वैल्यू का एक टेबल मिलेगा। टेबल क्या है जी, आपको कोई इंटरेस्ट रेट और नंबर ऑफ ईयर्स अगर दे दिए जाएं तो उसके अगेंस्ट आप उस टेबल से इजीली उसका डिस्काउंट फैक्टर ट्रेस कर सकते हो। बजाय इसके कि आप कैलकुलेटर यूज करें, यू कैन यूज दैट टेबल। आपको बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पे पीरियड नंबर्स यानी कि ईयर्स नजर आएंगे, अभी ठहर जाते हैं उस पर, और बिल्कुल टॉप पे बेटा आपको इंटरेस्ट रेट्स नजर आएंगे। सो फॉर अ गिवन इंटरेस्ट रेट एंड फॉर द गिवन ईयर नंबर यू कैन इजीली ट्रेस द डिस्काउंट फैक्टर फ्रॉम देयर। जब ट्रेस कर लो तो फिर इसको, ये देखो, इसको इसीलिए क्या कहते हैं, डिस्काउंट फैक्टर, DF फॉर गिवन इंटरेस्ट रेट एंड फॉर गिवन n। तो जब तुम टेबल से ट्रेस कर लो, यहां प्लेस करो और इस फ्यूचर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लो, यू विल बी कैलकुलेटिंग व्हाट, प्रेजेंट वैल्यू। सजेस्टेड क्या है, पहले तो तुम बिल्कुल छोटी छोटी कैलकुलेशंस करते थे QM के लेवल पे, तो तब फॉर्मूले चलते थे। अब जब इंशाल्लाह तुम बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करोगे तो जहन में रखना कैलकुलेशंस ज़रा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। तो सबसे आसान ये रहता है कि आप अपने सामने, जब आपने एंड पे डिस्काउंटिंग करनी है ना, तो फिर आपके सामने टेबल हो, फ़ौरन से आप वैल्यूज उतार लेते हो और उसमें मल्टीप्लिकेशन का काम फ़ौरन कर लेते हो। तो आपको दोनों अप्रोचेस पता होनी चाहिए। तो आए हम ज़रा पहले PV टेबल की तरफ चलते हैं, फिर हम छोटी छोटी ना एक मिसालें कर लेते हैं ताकि हमें अप्लाई करना आ जाए। बिल्कुल एंड पे जाइए बेटा, एक मिनट अवेलेबल होता है, अवेलेबल होता है। एंड पे बेटा आओगे तो आपके पास पहले तो Z का टेबल है, ये तो स्टैट्स के हैं, और उसके बाद T का टेबल है, ठीक है। उससे पीछे आप देखोगे तो आपको देखो एक मिलेगा प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी का टेबल, पेज नंबर 352, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। और उससे पीछे है पेज नंबर 351, अभी मैं इसकी बात कर रहा हूं, पेज नंबर 351 वाला टेबल हॉरिजॉन्टल। टॉप पे देखो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर लिखा हुआ, लिखा हुआ। ये देखो बिल्कुल टॉप पे तुम्हें रो नजर आ रही है जिसमें क्या है बेटा, इंटरेस्ट रेट्स। बिल्कुल लेफ्ट पे देखें जो कॉलम है उसमें पीरियड लिखा हुआ है, ये ईयर नहीं लिखा हुआ, इसकी भी कोई रीजन है, लेकिन अभी के लिए यही अज्यूम करें कि ये ईयर नंबर्स हैं। सो देखो, फॉर एनी गिवन इंटरेस्ट रेट इन द टॉप रो एंड फॉर एनी गिवन ईयर नंबर इन द एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम, आप इजीली ट्रैक कर सकते हो क्या आगे क्या है, सारे डिस्काउंट फैक्टर्स। और आप किसी भी फ्यूचर वैल्यू के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे उसको, तो वो आपको प्रेजेंट वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो ये देखें, मैं अगर कोई मिसाल ले लूं आपके साथ, शेयर कर लूं, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो पुरानी चीजें हैं और मैं किताब से रेफर भी करवा देता हूं आपको। मैं कहता हूँ फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ 9 ईयर्स वो है हमारे पास 1,80,000 और इंटरेस्ट रेट 9% है। तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें, एक तो तरीका फॉर्मूला से है, बहुत ही सिंपल है। 1,80,000 को पकड़े, सर डिस्काउंट किससे करेंगे, 1.09 रेस पावर 9, और फॉर्मूला से आंसर बताएं, 82877। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को, कोई हो जो पीछे रह गया हो, ये तो बिल्कुल बहुत ही बेसिक चीज है। तो अब इसी चीज को अभी मैंने किससे बेटा किया, फॉर्मूला से, अब किससे करते हैं, टेबल से। आए टेबल से कर लेते हैं। P इज इक्वल टू, देखो मैंने क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये तो फॉर्मूला है। जब टेबल से करेंगे तो ये फ्यूचर वैल्यू वैसे ही रहेगी। फ्यूचर वैल्यू कितनी है बेटा, 1,80,000 इनटू डिस्काउंट फैक्टर। आए जरा टेबल का सहारा लेते हैं, आओ इसी टेबल के ऊपर। तुम्हारा ईयर कितने हैं, 9 ईयर्स, ठीक है, और 9% है। तो ये देखो टॉप रो में 9% के अगेंस्ट तुम नीचे जाओ और 9 ईयर वाली जो रो है उसमें देखो फैक्टर कौन सा बन रहा है, 0.46। सर वैल्यू बताएं, बनती है यही 82877 ही है,
82,800, ठीक है। और ये हल्के से फ़र्क रहेंगे, मैं इसमें आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि फ़र्क कहाँ पे आना है, अभी सिर्फ एप्लीकेशन के ज़हन में रखें। सो राउंडिंग ऑफ का हमेशा फ़र्क रहेगा, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे तुमने फॉर्मूले से किया, तुमने कैलकुलेटर यूज़ किया, यहाँ पे वो जो टेबल्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट 3 डिजिट्स तक राउंड अप हुए होते हैं। सो हमेशा राउंडिंग ऑफ का फ़र्क मैनुअल कैलकुलेशन में और टेबल से रहेगा, वो परेशानी की कतई ज़रूरत नहीं है। और शुरू में सुन लें, मैं वहाँ पे भी कहता था कॉस्ट में, यहाँ पे भी राउंडिंग ऑफ कभी चैलेंज नहीं होती, प्रोवाइडेड दैट वो राउंडिंग ऑफ ही हो, ठीक है ना। तुम समझोगे राउंडिंग ऑफ है, पता चले भाई साहब एरर कर रहे हैं, तो राउंडिंग ऑफ का फ़र्क होना चाहिए। राउंडिंग ऑफ कभी यहाँ तक कि अगर तुमने होल वैल्यू भी ले ली है ना, 19.97 19.4 है, तुम 19 कर दिए, ठीक है, कोई इशू नहीं, लेकिन राउंडिंग भी सही हो। बाज़ लोगों के नज़दीक राउंडिंग पता कैसी होती है, 19.3 को 20 कर देते हैं। ये तो सेंस होनी चाहिए यार, 19.5 या 4 है तो उसको राउंड बैक करना है, और अगर 5 से ज़्यादा है तो फिर उसको राउंड अप करें। तो बहरहाल बात करने का मकसद था, राउंडिंग ऑफ चैलेंज नहीं होती, ठीक है। तो ये फॉर्मूला और ये टेबल। तो अब जब हम एक बड़ा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का बेटा सवाल कर रहे होंगे, तो असल चैलेंज पता किस चीज़ का होगा, तुमने ये कैश फ्लोज बनाने होंगे। डिस्काउंटिंग तो एंड पे एक छोटा सा अमल है, जिसके नतीजे में मुझे प्रेजेंट वैल्यूएशन का कुछ मामला करना पड़ेगा। तो सर इसमें अगर किताब से देखें, अभी तक जो हमने बातें की हैं, आज जरा सिर्फ उसको रिव्यू कर लेते हैं। आओ पेज नंबर 8 पे, पेज नंबर 8, चैप्टर नंबर 2 है। इसमें देखें इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का कॉन्सेप्ट, फिर एग्जांपल्स हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स की, ये तो 5 हैं, आप 7100 एग्जांपल्स कर सकते हैं और, ठीक है जी। वो उसने बताया हुआ है कि नॉन करंट एसेट बाय करना है, प्रोडक्शन प्लांट इंस्टॉल करना है, रेस्टोरेंट खोलना है, आपने खोलना है सर जो मर्जी आप। ऑब्जेक्टिव्स जो है क्या है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के, अभी हमने बात की कि हम इवेल्युएट कर सकें कि क्या ये इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियली फिजिबल है या नहीं है। की फीचर्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट अप्रेजल ये देंगे सर, 3 की फीचर्स होते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के। कैश फ्लो टाइमलाइन ऑफ एन इन्वेस्टमेंट होराइजन, ये टाइमलाइन एक 4 साल के प्रोजेक्ट की, और इसका एक फॉर्मेट कैश फ्लोज कैलकुलेट करने का 4 सालों का। ये देखो यहाँ पे मैंने भी ड्रॉ किया इसी तरह से, ये 5 सालों का था, वो जगह थोड़ी थी तो 3 सालों का। तो देखें इसी तरह से सेल्स हैं, फिर उसमें से सारे खर्चे लेस हो रहे हैं, और क्या कैलकुलेट हो रहा है, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। फिर उसके बाद एंड पे कैपिटल कॉस्ट की आइटम्स हैं और डिस्पोजल प्रोसीड्स हैं, और एंड पे क्या कैलकुलेट होता है, नेट कैश फ्लोज। दोबारा बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि यही फॉर्मेट यूज़ हो रहा हो, कोई कुछ जगह होंगी कि जहाँ पे ना पता क्या कैसे कैलकुलेशन करना हमें मुनासिब लग रहा होगा, और हम प्रेफरेंस भी उसी को देंगे। कि हम जैसे याद है कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते थे, किसी को अगर याद हो, पहले यूनिट्स लिख लिए, फिर सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लेके कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट किया, फिर यूनिट से मल्टीप्लाई करके कंट्रीब्यूशन। तो ऐसा भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फैक्ट कि बेटा सवाल में डाटा कैसे है। इस फॉर्मेट का मकसद सिर्फ आपकी जो कॉन्सेप्ट है उसकी क्लैरिटी है कि देखो इस तरह से इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की शक्ल होती है कि पहले मैंने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या कैलकुलेट करने होते हैं, ऑपरेशनल कैश फ्लोज, और फिर जो इन्वेस्टमेंट इसके साथ अटैच्ड है उसको अकाउंट फॉर करना होता है। और फिर आगे बात की गई है टाइम वैल्यू ऑफ मनी की, यही फास्ट फॉरवर्ड है, वो जल्दी से वही कॉन्सेप्ट मैंने इसको रिफ्रेश करने के लिए आपके लिए प्लेस कर दिए यहाँ पे। और अब आखिरी बात करके मैं क्लोज करने लगा हूँ कि अब चूंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमने डिस्कस कर लिया, अब हम वापस आते हैं और अब हम उसी पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि हम यहाँ से डेविएट करके वहाँ पे गए थे कि मैंने तो क्या करना है, प्रोजेक्ट से रिसीव होने वाले बेनिफिट्स को किससे कंपेयर करना है, कॉस्ट से। लेकिन मसला क्या आ रहा था, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे डिफरेंट लेवल्स पे खड़े हुए हैं। ये जो दूसरे साल का कैश फ्लो है, इसमें 2 सालों के इंटरेस्ट का फैक्टर कंपाउंडेड है, इसमें 3 सालों का है, इसमें 1 साल का है। लेकिन सर किस पॉइंट इन टाइम पे इनको लेके आए, ये पॉइंट है, किस पॉइंट इन टाइम पे इनको लेके आए। ऐसा भी तो किया जा सकता है सारे कैश फ्लोज को 1 ईयर में फर्स्ट ईयर के एंड पे इकट्ठा कर दें, दूसरे साल वाले कैश फ्लो को 1 साल से डिस्काउंट कर लें, तीसरे साल वाले को 2 साल से डिस्काउंट कर लें, जीरो वाले को 1 साल से कंपाउंड कर लें। कर सकते हैं कि नहीं, सारे एक पॉइंट इन टाइम पे आ गए ना। ऐसे भी तो कर सकता हूँ कि दूसरे साल के एंड पे ही हरकत कर लूँ, तीसरे साल वाले को डिस्काउंट कर लूँ 1 साल से, इसको 2 सालों से कंपाउंड कर लूँ, इसको 1 साल से कंपाउंड कर लूँ। ऐसे भी तो कर सकता हूँ। एक जगह पे सबको जमा करके ऐड माइनस ही करना है ना, और फर्क देखना है कि क्या बेनिफिशियल है या नहीं। सर हम ये काम यहाँ पे करेंगे, पता क्यों करेंगे, क्योंकि फैसला कब कर रहे हैं, अभी हम आज देखना चाह रहे हैं कि क्या हमने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना।
यही रीज़न है कि हम क्यों सीख रहे थे डिस्काउंटिंग, कि हमारी एप्लीकेशन ही किसकी आनी है कि एक प्रोजेक्ट में आज इन्वेस्टमेंट हो रही है, कैश फ्लोज फ्यूचर में आने हैं, उन तमाम कैश फ्लोज को क्या किया जाएगा बेटा, डिस्काउंट करके जीरो पे लेके आएंगे। सो इन अदर वर्ड्स यहाँ से ज़रूरत महसूस होती है कि हम किस कॉन्सेप्ट को पढ़ें, नेट प्रेजेंट वैल्यू को, क्योंकि नेट प्रेजेंट वैल्यू कहती है कि डिस्काउंट ऑल द फ्यूचर कैश फ्लोज ऑफ अ प्रोजेक्ट एंड ब्रिंग देम एट टी नॉट, आज की डेट पे। सर ये कैश फ्लोज है, ये देखो यही नेट कैश फ्लोज है ना। ये कहता है कि इन सब को उठाओ और यहां ले आओ, पहले वाले साल के कैश फ्लो को डिस्काउंट करके जीरो पे लाओ, एक साल से डिस्काउंट करो, दूसरे साल वाले को डिस्काउंट करके जीरो पे लेके आओ, 2 सालों से डिस्काउंटिंग, तीसरे साल वाले को डिस्काउंट करो 3 सालों से और जीरो पे ले आओ। अब ये सारे कैश फ्लोज कहां पे हैं, जीरो के ऊपर। कैपिटल कॉस्ट पहले कहां पे थी, जीरो पे। नाउ यू कैन डू व्हाट, एडजस्ट कर लें इनको आपस में और देख लें। और क्या देखें, एनपीवी क्या कहता है, कहता है कि दो चीजों को कंपेयर करें। एनपीवी कहता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज माइनस कैपिटल कॉस्ट, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट व्हाट, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, ये 3 कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू, और कंपेयर किसे करनी है, कैपिटल कॉस्ट से। और सर अगर एनपीवी पॉजिटिव है, इसका मतलब है प्रोजेक्ट से जनरेट होने वाले कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू हायर है देन दैट ऑफ द कैपिटल कॉस्ट, इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट, एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। और अगर ये वैल्यू क्या आ जाए बेटा, नेगेटिव, इसका मतलब है प्रोजेक्ट से जनरेट होने वाले फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कम है देन द कैपिटल कॉस्ट जो आज लगा रहे हैं, रिजेक्ट द प्रोजेक्ट, दैट्स इट। ठीक है जी, ये एनपीवी की बेसिक डिस्कशन आपको आगे मिल जाएगी, बेसिक। अभी तो मैंने बिल्कुल बेसिक, अभी तो मैंने स्टेप्स की बात भी नहीं की। ठीक है, कोई सवाल तो नहीं किसी का? चलो कल मिलते हैं जी।